इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन पहले की तरह सभी तरह का आम यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। सड़क, रेल और हवाई यातायात 3 मई तक बंद रहेगा। तो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो दिशा निर्देश आए हैं, इसमें ट्रेन, बस, प्लेन सेवा पूरी तरह बंद रहेंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, जो पहले लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस थी, वही गाइडलाइंस अमूमन दिखाई दे रही हैं जो अब गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, देश भर में जो लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी वही गाइडलाइंस हैं। कुछ नई रियायतें दी गई हैं। 20 अप्रैल से ये रियायत स्थानीय प्रशासन ने जब उस पर उचित निर्णय लेगा वो रियायत उस पर देगा। इसमें मनरेगा है, इसमें आयुष मंत्रालय के जो कामकाज है वो है, और पहली बार इन गाइडलाइंस में हॉटस्पॉट का जिक्र है। हॉटस्पॉट जिन जिन देश के इलाकों में चिन्हित होंगे उन हॉटस्पॉट पर ये रियायतें लागू नहीं होंगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी छूट के दायरे में रखा गया है। वो सब 20 अप्रैल से होगा जब स्थानीय प्रशासन वहां का उसकी अनुमति देगा। तो एक कुल मिलाकर जो पहले पाबंदी थी, जिस तरीके के नियम थे वो लागू रहेंगे, और कृषि, फिशरी, एजुकेशन और मजदूरों के मूवमेंट पर और ट्रक के मूवमेंट पर जो छूट थी वो जारी रहेगी। और इसके अलावा अन्य श्रेणियों में भी कुछ श्रेणियों में ये छूट बढ़ाई गई है। 20 अप्रैल से इस पर स्थानीय प्रशासन अंतिम निर्णय लेगा। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, और जो ये नई गाइडलाइंस आई है, लॉकडाउन के समय जो गाइडलाइंस पहले थी वही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन को कुछ छूट इसमें दी गई है कि वो अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है 20 अप्रैल तक, और इसमें पहले की तरह सभी तरह के यातायात पूरी तरीके से बंद हैं। रेल, मेट्रो, इसके अलावा प्लेन सेवा पूरी तरीके से बंद रहेगी। शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जो कल पीएम मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल तक जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, अगर उनमें कोई मामले नहीं बढ़ते हैं या फिर कोई नए मामले नहीं आते हैं, तो जो जिला प्रशासन है वो तय करेगा और कुछ छूट दी जा सकती है। यही बात आज गृह मंत्रालय की तरफ से इन गाइडलाइंस में कही गई है। जी बिल्कुल, और इस 20 अप्रैल से लेकर 3 मई तक उन एक्टिविटीज में छूट का जिक्र किया है, जिसमें आयुष मंत्रालय के विभागों का काम नाम है, आरोग्य अस्पताल हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, मनरेगा एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा कुछ बैंकिंग एक्टिविटीज हैं। इन सारी श्रेणियों में छूट दिया है। और आज से लेकर 20 अप्रैल तक स्थानीय प्रशासन आकलन करेगा, वो रिपोर्ट अपनी केंद्रीय एजेंसियों को भेजेगा, जिसके बाद निर्णय होगा कि अगर ये इलाका सुरक्षित है, अगर ये इलाका हॉटस्पॉट नहीं है, अगर ये इलाका रेड जोन में नहीं आता है, तब यहाँ पर सीमित रूप से इसको गतिविधियों के संचालन की इजाजत दे दी जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको रियायतें, कोई भी रियायत नहीं बरतने दी जाएगी। और ये भी साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि पहले लॉकडाउन फेज 1 में 25 मार्च से लेकर जो आज कल तक की तारीख थी, उसमें ये शिकायत आई थी कि राज्य दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। अब ये साफ कर दिया गया कि हर हाल में सारे राज्यों को सिलसिलेवार तरीके से इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बिल्कुल अमित, बने रहिए। फिर से बता देते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उसके मुताबिक हॉटस्पॉट वाले इलाकों में दिशा निर्देश लागू नहीं है। पहले की तरह सभी तरह के यातायात पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा ट्रेन, बस, प्लेन सेवा पूरी तरह बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। मेट्रो और लोकल ट्रेन भी पूरी तरह बंद रहेंगी। सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। ये नए दिशा निर्देश आए हैं। केवल जरूरी उद्योग ही शर्तों के साथ खुल सकते हैं। इसमें स्थानीय प्रशासन को तय करना होगा। खेल, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक है। जो पहले रोक थी वही है। सभी अस्पताल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी 24 घंटे। ये नई गाइडलाइंस सामने आई है। इसके अलावा खेती और बागवानी पर कोई रोक नहीं है। फसल काटने और बेचने की मंजूरी दी गई है। खेती से जुड़े उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जो ये गाइडलाइंस हुई हैं, तो जो खेती करने पर कोई रोक नहीं है, तो जो पहले गाइडलाइंस थी खेती को लेकर के, क्योंकि इसमें कई तरह की समस्याएं भी किसानों की तरफ से बताई गई थी कि उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ है, यही रियायत अब इन नई गाइडलाइंस में दी गई है किसानों को।
जी बिल्कुल, पहले जो गाइडलाइंस दी गई थी उनके मुताबिक जो किसान हैं जब अपनी फसल काट कर अनाज मंडी तक बेचते हैं उसमें छूट थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर गुड्स के मार्केटिंग पर भी छूट थी। लेकिन अब जो ये नई गाइडलाइंस है इनके मुताबिक जो मशीन है इनकी दुकान भी, जो एग्रीकल्चरल मशीन्स की जो दुकान है इनको भी खोलने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसान अपनी नई फसल की खरीद के लिए बीज केंद्र पर जाते हैं उनको वहां पर छूट मिलेगी। इसके अलावा अमित जरा ये क्लियर कीजिए कि जो ये छूट दी गई है चाहे वो खेती को लेकर है या लेकिन और जो दुकानों को खोलने के लिए जो उद्योगों को मंजूरी मिली है वो छूट आज से होगी या फिर 20 अप्रैल के बाद होगी? जो भी छूट रियायत इसमें दी गई है 20 अप्रैल से ये छूट लागू होगी, क्योंकि अभी 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक स्थानीय प्रशासन अलग अलग अपना रिपोर्ट का आकलन करेगा। केंद्रीय मंत्रालय को यहाँ पर भेजेगा या अपने राज्य हेडक्वार्टर्स भेजेगा। वहां से डिसाइड होगा कि ये रेड जोन है, ग्रीन जोन है या फिर एक येलो जोन है। उसके बाद ही यहाँ पर अगर स्थानीय प्रशासन को लगता है कि यहाँ पर ये इलाका सेफ है तो इन श्रेणी के अंतर्गत आने वाली जो गतिविधियां हैं उनके संचालन की अनुमति होगी। बिल्कुल, तो ये अमित अब पूरी तरीके से जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा और जिन इलाकों जो खासकर हॉटस्पॉट्स हैं या फिर हॉटस्पॉट्स की संख्या जिन इलाकों में नहीं बढ़ती है या ज्यादा मामले सामने नहीं आते हैं उन इलाकों में छूट दी जाएगी। जी बिल्कुल, उन इलाकों में छूट दी जाएगी क्योंकि देश के अंदरूनी हिस्सों में और कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी ज्यादा मामले नहीं आ रहे हैं। काफी हद तक वहां पर उनको कंटेनमेंट एक्टिविटी वहां पर की जा चुकी है, तो वहां के लोगों को दिक्कत न हो और जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से संचालित होती रहें, ये रियायत देने का यहाँ पर फैसला किया गया है। अब ये देखना होगा कि 20 अप्रैल तक कौन कौन से इलाके इन तीनों श्रेणी में आते हैं और फिर उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश दिए हैं लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर के जो 3 मई तक है और जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक हॉटस्पॉट वाले इलाकों में दिशा निर्देश लागू नहीं है। जो ये नए दिशा निर्देश आए हैं और इसमें पहले की तरह सभी तरह के यातायात पर पूरी तरीके से पाबंदी है। ट्रेन, बस, प्लेन सेवा पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए दिशा निर्देश आए हैं। मेट्रो और लोकल ट्रेन भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। केवल जरूरी उद्योग ही शर्तों के साथ खुल सकते हैं और 20 अप्रैल के बाद यह छूट होगी। उसके बाद जिला प्रशासन को तय करना है। इसके अलावा खेल, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक है। पहले भी ये रोक थी। सभी अस्पताल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी 24 घंटे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। खेती और बागवानी पर कोई रोक नहीं है। और इस बीच सबसे अहम बात, सबसे अहम जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि जो छूट आप देख रहे हैं, जो पॉइंटर्स हम आपको बता रहे हैं, ये छूट 20 अप्रैल के बाद होगी और इसमें भी जिला प्रशासन को तय करना होगा। ये जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर होगा। अगर जिला प्रशासन की मंजूरी मिलती है उसके बाद ही उस इलाके में ये छूट दी जाएगी। तो सभी दिशा निर्देश 20 अप्रैल से ही लागू होंगे जो ये नई गाइडलाइंस आई है और खेती और बागवानी पर कोई रोक नहीं है। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जैसे कि आपने भी क्लियर किया, हम भी दर्शकों को बता रहे हैं कि जो छूट मिली है ये 20 अप्रैल के बाद लागू होंगी और कुछ शर्तों के साथ ये छूट मिलेंगी। अमित, जरा ये बताइए कि जो पहले गाइडलाइंस जारी की गई थी, कुछ चीजों पर तो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो पहले की तरह हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थानों की बात हो, ट्रेन, मेट्रो या फिर हवाई सेवा की बात हो। क्या क्या बदलाव इन दिशा निर्देशों में आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो कुल मिलाकर इस लॉकडाउन का मकसद ये है कि लोगों की जो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से कायम की जा सके। तो इस वजह से जितने भी यातायात या जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज हैं, चाहे रेल, मेट्रो है, इन पर पाबंदी लगातार इन पर जारी रहेगी। और कमोवेश यही दूसरी जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें भी यही मकसद है सरकार का। लेकिन जो उद्योग है, जैसा कि पीएम मोदी ने भी पिछले कुछ दिनों पहले मीटिंग में कहा था कि जान के साथ जहान भी, तो कुछ उद्योग को सुरक्षित इलाकों में संचालन की अनुमति दे सकती है और इसी प्रक्रिया के तहत 20 अप्रैल के बाद उन उद्योगों को उसके संचालन की अनुमति यहाँ पर दी जा रही है। तो एक तरीके से कोरोना के खिलाफ जो पूरे एहतियात बरतते हुए, सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कम खतरों के इलाके में जरूरी गतिविधियों के संचालन का एक पूरा फुल प्रूफ प्लान है और उनको अनुमति ये दी गई है।
बिल्कुल अमित, जरा ये भी बताइए कि आपने बताया कि कुछ उद्योगों को मंजूरी मिल सकती है, तो जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, क्या उसमें ये बताया गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े जो उद्योग हैं सिर्फ उनको मंजूरी मिलेगी 20 अप्रैल के बाद? सिलसिलेवार तरीके से नई गाइडलाइंस में जिक्र है, जैसे मनरेगा के काम में जो मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, जैसे जिसमें इरिगेशन के, क्योंकि अब सिंचाई की जरूरत होगी कृषि के एरिया में, वहां पर नहर बनाने का काम होगा, उनके मजदूरों की आवाजाही में, उनके कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल लिमिट में जो एरियाज यहाँ पर नहीं पड़ते हैं, वहां जरूरी चीजों के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लेबर अवेलेबल होते हैं तो वहां पर उनकी अनुमति दी जाएगी। इसके साथ साथ आरोग्य अस्पतालों के संचालन की, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट थे, हालांकि पिछली गाइडलाइंस में भी इनको खुलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब इनको सुचारू रूप से प्रोडक्ट इनको लगातार सप्लाई होता रहे, ये यहाँ पर नई गाइडलाइंस से सुनिश्चित किया गया है। किराना स्टोर के पास प्रोडक्ट स्टॉक की कमी यहाँ पर देखी जा रही थी, तो उनसे रिलेटेड जो भी चाहे छोटी गाड़ी वाली हैं या फिर जो साइकिल वाले हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन तक, स्टॉक सेंटर से लेकर दुकानों के ट्रांसपोर्टेशन तक उनको कमी, यहाँ पर कोई भी दिक्कत उनको न हो। इसके अलावा जो मजदूर हैं, जो डेली के काम में जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि उनको पास उनको मिले और उसके बाद उनको किसी तरीके की रोक टोक न हो। ट्रक हालांकि पिछली गाइडलाइंस में भी इनके संचालन की अनुमति दी गई थी और कुछ 2 दिनों पहले भी गृह मंत्रालय ने यहाँ पर दिया था कि ट्रक ड्राइवरों को परेशानी न हो, लेकिन इस नई गाइडलाइंस में साफ यहाँ पर किया गया है कि ट्रक का जो संचालन है वो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, एक इलाके से दूसरे इलाके यहाँ पर होगा और उनके साथ एक हेल्पर भी रह सकता है। इसके अलावा जो ट्रक के संचालन से जुड़ी जो यहाँ पर दुकानें हैं, ट्रक बनाने की जो रिपेयर शॉप है, उनको भी कुछ जगह खोलने की इजाजत दी गई है। और इसमें एक और चीज, बहुत अहम चीज है कि पब्लिक हाइजीन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कुछ कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। सारे राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि थूकने पर यहाँ पर जिससे स्वास्थ्य खतरा होता है, कड़े फाइन का यहाँ पर निर्देश दिया गया है और उसका पालन करवाए राज्य सरकार। लिकर की जो सेल है उसको अभी फिलहाल यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है और कुल मिलाकर सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से कायम हो, ये कहा गया है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन पहले की तरह सभी तरह का आम यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। सड़क, रेल और हवाई यातायात 3 मई तक बंद रहेगा। ट्रेन, बस, हवाई सेवा पर कोई ढील नहीं दी गई है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए गृह मंत्रालय के जो दिशा निर्देश आए हैं और जो छूट दी गई है वो 20 अप्रैल के बाद लागू होगी। उस पर भी कुछ शर्तों के साथ, यानी कि जिला प्रशासन को तय करना होगा। सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों पर रोक है। केवल जरूरी उद्योग ही शर्तों के साथ खुल सकते हैं। इसके अलावा खेल, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक है। सभी अस्पताल और दवा की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी 24 घंटे। खेती और बागवानी पर कोई रोक नहीं है। लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए ये नई गाइडलाइंस हम आपको बता रहे हैं। फसल काटने और बेचने की मंजूरी है। खेती से जुड़े उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक और एटीएम पहले की ही तरह खुले रहेंगे। सभी दिशा निर्देश 20 अप्रैल से ही लागू होंगे। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको खोलने की मंजूरी दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ, यानी कि 20 अप्रैल को जो प्रशासन है वो हालात की समीक्षा करेगा। अमित हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जरा ये क्लियर कीजिए, क्योंकि आपने बताया कि छूट तो 20 अप्रैल के बाद होगी, उसमें भी जिला प्रशासन को तय करना है, लेकिन हमने देखा कि जो बरेली के डीएम हैं उन्होंने फैसला लिया है कि बाजार खुलेंगे। तो जो ऐसे इलाके हैं देश के अलग अलग जहां पर कोरोना की कोई नए मामले नहीं है या फिर एक भी मामला नहीं है, क्या वो 20 अप्रैल के बाद वहां पर दुकानें खुली रहेंगी? इसको लेकर के इन गाइडलाइंस में कोई जिक्र है? देखिए, इस गाइडलाइंस में यहाँ पर जिक्र है कि जो जरूरी चीजें हैं, जो पहले यहाँ पर पहली गाइडलाइंस में 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक जो थी, जिनके संचालन की अनुमति दी गई थी, वो तब देश के हर हिस्सों में यहाँ पर उनको अभी भी अनुमति यहाँ पर मिली रहेगी। लेकिन अब
कुछ और चीजें हैं, जैसे आपने एक स्थान का जिक्र किया था, तो उन्होंने अपने स्तर पर कुछ देर के लिए हो सकता है छूट दे दी हो, लेकिन जो केंद्र सरकार का ये निर्देश है सभी राज्यों को, इन्हीं मापदंडों को ध्यान में रखते हुए सारे राज्यों को, सारे स्थानीय प्रशासन को इसका पालन करना होगा और बाकायदा एक नियमित अंतराल पर स्थानीय प्रशासन को एक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी कि कैसे इन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। बिल्कुल अमित, और हम ये कह सकते हैं कि जो नई गाइडलाइंस है उसमें नियम सख्त हुए हैं क्योंकि मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। हमने देखा कि थूकने की काफी सारी घटनाएं सामने आई है, तो जो थूकता है, गंदगी फैलाता है या फिर पान मसाला गुटखा खा करके थूकता है तो उन पर फाइन होगा, यानी कि नियम और सख्त कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, और जो भी यहाँ पर देखा गया था कि जैसे स्वास्थ्य के जो मापदंड है उनका पालन नहीं हो रहा है, उसके लिए ये गाइडलाइंस इशू की गई है। मास्क को लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसके अलावा थूकने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुल मिलाकर जो सोशल डिस्टेंसिंग हर तरीके से यहाँ पर कायम हो। पहले फेज में ऐसा हुआ था कि निर्देश तो दे दिए गए थे, गाइडलाइंस तो दे दी गई थी, लेकिन उनका पालन नहीं हो पा रहा था, लोग जगह जगह पे इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन अब बाकायदा यहाँ पर हर नियमित अंतराल पर हर प्रदेश को अपनी एक कंप्लायंस रिपोर्ट यहाँ पर देनी होगी। तो जिन गतिविधियों से यहाँ पर स्वास्थ्य को खतरा है, जिन गतिविधियों से सोशल डिस्टेंसिंग को खतरा है, जिन गतिविधियों से इंसान आम नागरिक सुरक्षित रह सकता है, उन सारी चीजों का और कड़ाई से यहाँ पर इस लॉकडाउन फेज 2 की कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस में पालन होगा। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा लाइव मौजूद है, उनके पास चलते हैं। अमिताभ, जिस चीज का जिक्र पीएम मोदी ने किया था, जान भी और जहान भी, यानी कि जो नई गाइडलाइंस आई है उनमें इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। नियम पहले से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। नियम पहले से ज़्यादा सख्त हुए हैं, लेकिन जहां भी एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही थी उसका असर अब दिखने लगा है इस नई गाइडलाइन में, जो आज गृह मंत्रालय ने जारी की और लगातार बैठकें कर रहे हैं गृह सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, जो कृषि क्षेत्र किसान परेशान था कि उसकी फसल, कटी हुई फसल मंडी तक कैसे पहुंचे और मंडी से बाजार तक कैसे पहुंचे, इसका सबसे बड़ा समाधान निकाला है। इस पर कोई रोक टोक और रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो देश भर में काम करती हैं, इनके ऊपर जो भी रोक लगी, रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, वो तमाम चीज़ें हटी हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के, किराना स्टोर के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, दवाइयों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ों में अब तक कोई बाधाएं नहीं आई थी, लोगों को आराम से ये सब चीज़ें मिल रही थी और आसपास के दुकानों में मिल रही थी। लेकिन अब कम से कम किसानों को और उन छोटे छोटे बिजनेस क्लास को थोड़ा फ़ायदा पहुँचाकर और उनको रोक से छूट देकर सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और जो छोटे मोटे बिजनेस हैं उनमें धीरे धीरे काम फिर से शुरू हो जाए, ताकि ज़िंदगी फिर से पटरी पर आने लगे। ये सरकार की सबसे बड़ी कोशिश थी, ये पीएम का सबसे बड़ा संदेश था, उसकी दिशा में आज काम शुरू हो गया है। और 20 तारीख तक आते आते हो सकता है कुछ और रिलैक्सेशन सरकार आने वाले दिनों में दे, ताकि और भी लोगों को ज़्यादा सहूलियतें मिल सकें। लेकिन एक चीज़ तो साफ है, जो पीएम ने भी कल कहा था कि सख्ती बरती जाएगी, और वो सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। और आने वाले दिनों में अगर कोरोना के केसेस बढ़े तो सख्ती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सभी राज्यों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट सचिव सभी हॉटस्पॉट वाले इलाकों के डीएम के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, और क्या जानकारी है इस मीटिंग के बारे में? देखिए, बैठक की जा रही है, 9:30 बजे बैठक शुरू हो गई है और जो एमएचए के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके बारे में सभी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि अपने अपने राज्यों में उन दिशा निर्देशों को पूरी तरीके से पालन करवाएं। एमएचए ने अपनी गाइडलाइंस में ये भी कहा है कि ये जो शराब की दुकानें, उनकी बिक्री पर, इसके अलावा गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली बैन किया जाए, उन पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा एक और बड़ा सुझाव राज्य सरकारों को दिया गया है कि स्पिटिंग यानी थूकने को पूरी तरीके से रोका जाए, उसे प्रोहिबिटरी बनाया जाए। और राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया गया है कि स्पिटिंग को आप पनिशेबल ऑफेंस बना सकते हैं, यानी उस पर किसी तरीके का जुर्माना या सजा का प्रावधान रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि स्पिटिंग को अब एक बड़ा कहा गया है कि आप उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाएं। इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं उसमें तमाम तरह की सजाओं का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई ये कहा गया है कि अगर किसी तरह से सरकारी नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। और इसमें भी पूरी
डेफिनेशन दी गई है कि किस कानून में क्या कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी बात जो कही है एमएचए ने अपनी गाइडलाइंस में, और कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया भी है राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी को, कि सभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किए जाएंगे वो बिना किसी सरकारी अदालतों के शिकायत के कोई भी अदालत संज्ञान ना ले, और अगर किसी सरकारी आदेश को नहीं मानता है कोई आदमी तो उसके खिलाफ 2 साल तक की सजा हो सकती है। झूठा दावा बोल करके किसी तरह की राहत का फायदा लेने वालों के खिलाफ 2 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान होगा। सरकारी पैसे या सामान में बेईमानी करने वालों के खिलाफ 2 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान होगा। ड्यूटी से अगर कोई इनकार करता है, किसी को कोई सरकारी काम दिया जाता है और वो ड्यूटी करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ 1 साल की सजा और प्रावधान हो, जुर्माने का प्रावधान भी है। होगा। विक्रांत, अहम जानकारी देते हुए नई गाइडलाइंस को लेकर के, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा, साथ ही हमारे सहयोगी अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ, जो ये नई गाइडलाइंस है, इसमें हमने जब आपसे पहले बातचीत की थी, जान और जहान दोनों का जिक्र किया, यही बात पीएम मोदी ने कही थी। लेकिन इसमें जो अहम बात है कि कुछ उद्योगों को मंजूरी दी गई है और 20 अप्रैल के बाद जिला प्रशासन तय करेगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर इन उद्योगों को फिर से खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। इसके बारे में बताइए, क्या ये जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए उद्योग हैं? बिल्कुल, ये जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए उद्योग हैं, और वो छोटे छोटे उद्योग धंधे हो सकते हैं जो 20 से 25 आदमी जहां काम करते हैं और एक कैंपस में ही रहते हो, और जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे ब्रेड बनाने वाली, बिस्किट बनाने वाली कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां जो मजदूरों को एम्प्लॉय कर रही हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली छोटी कंपनियां। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस गाइडलाइन में है वो मैं आपको बता दूं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आईटी का काम करने वाला मैकेनिक हो, चाहे वो कार मैकेनिक हो, इन सब को इस रिस्ट्रिक्शन से, इस रोक से छूट दी गई है, ताकि वो लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ों से जो में मुश्किल आ रही है उसको दूर कर सकेंगे। ये सबसे बड़ी राहत है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो अकेले जाकर काम करते हैं, जो कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, जो प्लम्बर का काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, इन सब को छूट दी गई है। वो नेसेसरी परमिशन के बाद, जरूरी अनिवार्य परमिशन के बाद वो जाकर अपना काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, ई कॉमर्स के जो व्हीकल होंगे, सवारियां होंगी, उनको परमिशन के बाद, इजाज़त के बाद मूवमेंट की पूरी तरह से छूट होगी। यानी अब घर बैठे आप अपना सामान मंगवा सकते हैं ई कॉमर्स के द्वारा, अपने घर के बाहर गेट पर उनसे रिसीव कर सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं जिससे छोटा मोटा व्यापार, घर बैठे सामान मंगवाना, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, इन सबको इतनी छूट दी जा रही है कि धीरे धीरे इनको, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको भी अपने कमाने, रोज़मर्रा के धंधे, काम धंधे में छूट मिले, और वो भी थोड़े अपने कमाई के साधन जुटा सकें। और आने वाले दिनों में धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुलेगी, तब इनकी जिंदगी पटरी पर आती नजर आएगी। बिल्कुल, हम अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित, जो नई गाइडलाइंस है वो हॉटस्पॉट के लिए लागू नहीं होगी, यानी कि उन इलाकों के लिए नहीं जो हॉटस्पॉट्स घोषित हैं। तो क्या इसको लेकर के जो पहले की गाइडलाइंस हैं हॉटस्पॉट के लिए वही रहेंगी, या फिर कुछ और नए दिशा निर्देश इसको लेकर के आ सकते हैं? देखिए, पहले समय समय पर यहाँ पर गाइडलाइंस इशू हुई थी, लेकिन इस दूसरी कंसोलिडेटेड गाइडलाइन में जो कि लॉकडाउन फेज 2 के लिए है, उसमें हॉटस्पॉट का जिक्र यहाँ पर पहली बार यहाँ पर किया गया है, और इसकी परिभाषा यहाँ पर साफ की गई है कि ये हॉटस्पॉट हैं जो कि स्थानीय प्रशासन के निर्णय के बाद ये बनाया गया, और यहाँ पर किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी जाएगी। और जो स्थानीय प्रशासन है, राज्य सरकार है, सुनिश्चित करें जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जो मापदंड है हॉटस्पॉट पर, उनकी गतिविधियां पूरी तरीके से वहां पर लागू की जाए। और उसके अलावा उनके आसपास भी इनकी लगातार निगरानी की जाएगी, और अगर इनकी दूसरे अन्य नॉर्मल एरिया से भी अगर जरा सी भी शिकायत मिलती है वहां पर कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, या फिर जो छूट मिल रही है तो उसका लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, तो उन पर भी, वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जी, हम अमिताभ सिन्हा के पास चलते हैं। अमिताभ जी, जरा ये क्लियर कीजिए कि जो 20 अप्रैल के बाद जिन जिन चीजों में छूट रहेगी, जो जिला प्रशासन को तय करना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं? तमाम चीज़ें हैं जो उनके ज़िले में आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने बताया कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, जो खुद अपना रोज़गार कमाते हैं हर रोज़ काम धंधा करके, उनको छूट देने की बात है। ये उनको बहुत बड़ी छूट होगी, उनको बड़ी राहत होगी, क्योंकि वो कमा भी सकेंगे। और जो लोग जो घरों में बंद हैं, उनको जो ज़रूरी, अगर इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, प्लम्बर की ज़रूरत है, कारपेंटर की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें हैं जो घर बैठे मुहैया कराई जा सकेंगी। घर बैठे आप सामान मंगवाने की सुविधाएँ तमाम हो जाएंगी। छोटी मोटी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो तमाम
तमाम जारी रहेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो इंटर स्टेट हो, चाहे स्टेट के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भीड़ से बचने के लिए नहीं खुलेगा। चाहे वो मॉल्स हो, चाहे सिनेमा घर हो, चाहे वो चाहे धार्मिक स्थान हो, किसी भी जगह पर अब भीड़ जुटने की इजाज़त जिला प्रशासन नहीं देगा। और कल मुंबई में भीड़ जो जुटी है वो सबसे बड़ा सबक है सरकार के लिए और सबसे बड़ी सीख है कि आने वाले दिनों में ऐसी भीड़ को न जुटने दे जिससे संक्रमण बढ़ता हो, अफवाहों को न फैलने दे। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए आर्थिक गतिविधियां हैं उसको सरकार ने खोलने का तय कर लिया है और उसके बारे में अब दिशा निर्देश भी आ गए हैं। और धीरे धीरे अब देखना होगा कि कैसे ये लोग सड़क पर आते हैं, कैसे लोग घरों में जाकर काम कर रहे हैं, कैसे सेल्फ क्वारंटाइन हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में जल्दी ही नजर आएंगी और जिला प्रशासन इसका कैसे सख्ती से पालन करवाता है ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अमिताभ, एक बात समझी जा सकती है इन गाइडलाइंस को लेकर के कि केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इसमें हर भारतवासी का ध्यान रखा है कि कैसे हमारी भलाई के लिए इन गाइडलाइंस को जारी किया गया है। इसमें ई कॉमर्स और जो डिलीवरी देने वाली कंपनियां हैं उनको छूट दी गई है और ये इसीलिए है क्योंकि पहले भी लॉकडाउन में यही थी ताकि फूड चेन ना टूटे। देखिए दो चीज़ें मैं बता दूं। देखिए जो भी फलों सब्जियों की दुकानें थी, चाहे वो कोई बड़ा आउटलेट हो, चाहे सब्जी विक्रेता हो जो खुदरा विक्रेता होता है सड़कों के किनारे जो अपना स्टॉल लगाकर बैठते हैं, चाहे वो फल विक्रेता हो, चाहे फूल बेचने वाले हो, इन सब पर रोक तो नहीं लगी थी और ये रोक अब भी नहीं लगेगी। ये अपना सामान अपनी दुकानों को खोल कर रख सकते हैं और लोग वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर सामान खरीद सकते हैं। जहाँ तक ई कॉमर्स खोलने की बात है, उनके वाहनों को अब अनिवार्य इजाज़त मिलने के बाद वो भी अब लोगों के घर तक सामान पहुंचा सकेंगे। एमएचए की गाइडलाइन आने के बाद ये साफ हो गया है। तो कम से कम अब जो लॉकडाउन बढ़ा है इसमें लोगों को रोजमर्रा की चीज़ें और जो मुश्किलें हैं उनको कम से कम घर बैठे बैठे निजात मिलेगी। कम से कम अब जो नेसेसरी सर्विसेज हैं केवल एक फ़ोन कॉल दूर होगा। बिल्कुल अमिताभ, और हमने देखा कि हाल के दिनों में थूकने की कई घटनाएं सामने आई है और इसको लेकर के अब जो गाइडलाइंस है उसमें गृह मंत्रालय सख्त है कि जुर्माने का प्रावधान है, तंबाकू आप नहीं खा सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर आप थूक नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इमरजेंसी सेवाओं में हैं और ड्यूटी करने से मना करते हैं तो सजा का प्रावधान भी है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा 3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन आई थी जब पूरे तमाम राज्यों को ये निर्देश दिए गए थे कि वो ऐसे, चाहे वो गुटखा खाकर थूकने वाले हों, चाहे वो सिगरेट पीने वाले हों, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और इसी समय बिहार सरकार ने आदेश जारी करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया था। जो अब इस जो गाइडलाइन है गृह मंत्रालय की उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन थूकने वालों को सख्ती से निपटा जाए, इनके खिलाफ जुर्माना भी रखा जाए, इनके खिलाफ पिनल कोड में जेल तक भेजने का प्रावधान किया जाए। यानी थूकने से संक्रमण फैलता है, ये बात सलाइवा होता है उसमें संक्रमण फैलता है। इस चिंता से पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार भी चिंतित है। इसको सख्ती से इंप्लीमेंट करना है और बाकी ये है कि अब लोग कैसे सहयोग करते हैं, लोगों को भी इसमें खुलकर सामने आना पड़ेगा और खुद भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी हरकत से बाकी लोगों को कितना नुकसान होता है। इसलिए संयम करना आम नागरिकों का भी काम है, लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा, जनता को भी ध्यान देना पड़ेगा कि कम से कम उस सख्ती से उनको न गुजरना पड़े। इसलिए वो सड़क पर न थूकें और सिगरेट न पिएं पब्लिकली। तो जाहिर तौर पर काफ़ी चीज़ों पर अगर सरकार ने दिशा निर्देश किए हैं, अगर जिला प्रशासन और राज्य सरकार उसको सख्ती से पालन करवा रहा है तो आम जनता का भी हमारे कर्तव्य है कि इसका हम लोग नियम पूर्वक पालन करें। बिल्कुल, तो अहम जानकारी अमिताभ आप दे रहे हैं कि गाइडलाइंस तो लागू हो गई है लेकिन ये हर भारतवासी को सहयोग करना होगा और हमारी भागीदारी सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि अगर हमारी भागीदारी होगी तो ही हम इस कोरोना के खिलाफ जंग को जीत सकते हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, खबर यह भी है कि 20 अप्रैल के बाद कुरियर सेवा भी शुरू हो सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कुरियर सेवा के जरिए देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोग यहाँ पर सामान मंगाने में उनको दिक्कत आ रही थी। तो इसको देखते हुए जो सुरक्षित माहौल में कुरियर सेवा के संचालन की यहाँ पर अनुमति दी गई है। लेकिन ये इस पर भी वही नियम लागू होगा कि अगर जिस जगह से कुरियर आना है और जिस जगह पहुंचना है दोनों अगर सुरक्षित जगह होंगी स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, तभी उस कुरियर के संचालन की यहाँ पर अनुमति होगी। और जो शख्स वहां पर उसकी डिलीवरी करता है वो सारे मापदंड वहां पर उसका पालन करे और उसके बाद जो घर तक सामान पहुंचाए डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, इन सारे नियमों का उसको पालन करना पड़ेगा। तो ये एक कंट्रोल माहौल में एहतियात बरतते हुए कुछ चुनिंदा जगहों पर इसकी अनुमति दी गई है।